हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना मोल कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो मोल कॉन्सेप्ट हमने थ्री टर्म्स में हमने डिस्कस करना है, क्वांटिटी के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में और मास के टर्म में। ठीक है, क्वांटिटी के टर्म में हो चुका है, हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था। अब हम आज बात करेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। केमिस्ट्री में वेट और मास इक्विवेलेंटली यूज़ होता है, लेकिन फिजिक्स में दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। केमिस्ट्री में हम दोनों का मीनिंग एक लेके चलते हैं। तो मोल इन टर्म्स ऑफ वेट या मास, तो हम सबसे पहले स्टैंडर्ड की बात करते हैं कि रेफरेंस कैसे लिया जाता है। जैसे अगर हम कोई सामान लेने जाते हैं तो हमें पता है कि हम किलोग्राम या ग्राम यूनिट यूज़ कर रहे हैं। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सिमिलरली 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 2000 ग्राम्स। बट समटाइम्स ऐसा होगा कि मान लो हमें दिया हुआ है 65,000 ग्राम्स और हमें इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। और जो यूनिट्स का डेरिवेशन था, जिसके अंदर हम एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे थे, तो कैसे कर रहे थे, ऐसे करते थे कि किलोग्राम में जब हमें काउंट करना है तो गिवन वेट ग्राम्स में है, तो हम उसको 1000 ग्राम्स पर किलोग्राम, मतलब कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। ग्राम से ग्राम की यूनिट कट जाती है, किलोग्राम ऊपर आ जाता है ना, तो किलोग्राम में वो कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं अगर हमें किलोग्राम में निकालना है। अगर मुझे दिया है 5000 ग्राम्स और मुझे इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको क्या करूँगी, 1000 से डिवाइड करूँगी एंड आई विल गेट 5 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड है। सिमिलरली अगर हम वेट को मोल्स में कन्वर्ट करें, किलोग्राम में कन्वर्ट ना करके हम जो वेट है या मास गिवन है उसको हम किस में कन्वर्ट करें, मोल्स में कन्वर्ट करें। तो कैसे किया जा सकता है, 1 मोल सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझना। 1 मोल एक क्वांटिटी है, हमने बताया था लास्ट क्लास में। हमने बात की कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटीज़, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जो भी हैं। लेकिन आज हम इसको डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मास, कि 1 मोल का मास कितना होगा। तो 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास या मोलर मास। देखो इस बात को समझना ध्यान से। अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एटम, तो 1 मोल का मास होगा इसके एटॉमिक मास के इक्वल। किसके इक्वल, एटॉमिक मास के इक्वल। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमें पता है कितना होता है, 16। इसका मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 ग्राम। सिंपल है। लेकिन अगर हमें कोई फॉर्मूला दे दिया जाए या कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए, जैसे मैं कहूँ कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और हमें पता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, तो मैं 1 मोल को कैसे बताऊंगी, 1 मोल इज इक्वल टू 32 ग्राम्स। देखो आ गया डिफरेंस। अब बच्चे क्या करते हैं, कई बार ये ध्यान नहीं देते कि एटम लिखा है या मॉलिक्यूल लिखा है। अगर एटम लिखा है दैट शुड बी इक्वल टू 16 ग्राम, अगर मॉलिक्यूल लिखा है दैट शुड बी इक्वल टू 32 ग्राम्स, क्योंकि 16 + 16 हो जाएगा। ठीक है, या फिर कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास, तो जो AM और MM है ये क्या है, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब अगर हमें किसी का एटॉमिक मास पता है, किसी एटम का या किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास पता है, तो हमें 1 मोल का मास पता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड। अब अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, गिवन वेट इन ग्राम्स, जो भी हमारा गिवन वेट है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। वो डिपेंड करता है एटम दिया है या मॉलिक्यूल दिया हुआ है। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। 1 किलोग्राम ऑफ NaCl। NaCl होता है कॉमन सोल्ट, सोडियम क्लोराइड, जो हम घरों में सब्जी में नमक यूज़ करते हैं, वैसे भी यूज़ करते हैं। तो उस नमक को हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो अगर 1 किलोग्राम सोडियम क्लोराइड हमें गिवन है और हम उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला इज इक्वल टू
गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास, ऐसा ही है। अब गिवन वेट तो हमें पता है 1 किलोग्राम है, लेकिन हमें मॉलिक्यूलर मास तो नहीं पता। तो आ जाओ अपने पिछले कॉन्सेप्ट पे जहाँ पर हमने इनका मास निकालना सीखा था। मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास हमने लर्न कर लिया था, फॉर्मूला मास निकालना सीखा था। तो अगर हम इसका मास निकालें तो मास आएगा, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, ये आ गया 58.5 ग्राम। अब ये हम ग्राम में निकाल रहे हैं, तो हमारी जो ये वाली यूनिट भी किलोग्राम में होनी चाहिए, या तो ये भी किलोग्राम में होनी चाहिए, या फिर ये भी ग्राम में होनी चाहिए, ये भी ग्राम में होनी चाहिए। तो मैं इसको लिख लेती हूँ 1000 ग्राम्स, क्योंकि 1 किलोग्राम गिवन है, डिवाइडेड बाय 58.5। इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। सिंपल है। सिमिलरली शुगर, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर शुगर। जो फॉर्मूले आते जाते हैं बेटा उनको लर्न करते जाओ, याद करते जाओ। ये भी मैं बता देती हूँ, सोडियम क्लोराइड साथ साथ अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स के अंदर मेंशन करते जाओ, ताकि तब जब भी तुम रिवाइज़ करो तो तुम्हें ये फॉर्मूलेज बिल्कुल टिप पे हो जाएं। ये बार बार ऐसा नहीं है कि तुम फॉर्मूलोज पे टाइम लगाओगे, ये एक बारी में जल्दी जल्दी रिवीजन करते करते साथ साथ याद हो जाने चाहिए तुम्हें। तो 1 किलोग्राम ऑफ शुगर C12H22O11 इसका फॉर्मूला होता है। तो पहले मैं इसका मॉलिक्यूलर मास ही निकाल लूँ। सबसे पहले एटॉमिक मास ऑफ 1 कार्बन इज़ 12 और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 12 गिवन है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1, number of hydrogen atom 22, atomic mass of 1 oxygen is 16, number of atoms of oxygen 11। तो इन सबको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास जो आंसर आता है वो आ जाता है 342 ग्राम्स। अब निकाल सकते हो आराम से, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, गिवन वेट 1000 ग्राम्स ले लेंगे इसको, ये हमारा आ गया मोलर मास। तो 1000 को हम 342 से डिवाइड कर देंगे, बहुत ही सिंपल है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कितने आए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 0.49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ गिवन। हमारा जो सैंपल है वो ये दिया हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है देखो साथ में। वैसे ये कुछ फॉर्मूलेज तो तुम्हें आते हैं, जैसे ये फॉर्मूला हो गया, ये हो गया, और भी फॉर्मूलेज आएंगे, वो तुम 10th में कर चुके हो, लेकिन भूल गए होगे, बीच में गैप आ गया, दोबारा से रिवाइज करो, साथ साथ याद करते जाओ। तो नंबर ऑफ मोल जब हमें काउंट करना है तो फॉर्मूला अगेन वही रहेगा। फॉर्मूला गिवन वेट जो है वो है 0.49 और इसका जो मोलर मास है वो हम निकाल लेंगे, वो आएगा 98। खुद निकाल के देखना, 2 + 32 + 16 × 4 64 98 आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत ही सिंपल तरीके से ये निकल जाएगा। अगर किसी केस में आपको वेट निकालना है और नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, आपको कहा जाए कि मास निकालो कि उसका मास कितना है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो फॉर्मूला मॉडिफाई कर लेंगे। हमारा फॉर्मूला हो जाएगा W = नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास या फिर एटॉमिक मास। ठीक है, जनरली मॉलिक्यूल से गिवन होते हैं। अब देखो, कुछ एटम्स जो कॉमनली यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो वो इसलिए बता रही हूँ बेटा, क्योंकि जब पेपर हो रहा होता है ना, एग्ज़ाम होता है, तो उस वक्त तुम बार बार निकालने में क्वेश्चंस के जो मॉलर मास है वो निकालने में टाइम वेस्ट ना करो, तुम्हें वो ऑटोमेटिकली लर्न रहे, नहीं याद है तो, है ना। जैसे 1 मोल ऑफ NaCl 58.5 ग्राम, 1 मोल ऑफ शुगर 342 ग्राम, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, देखो फॉर्मूला भी मैं लिख देती हूँ, शुगर का हम पहले लिख चुके हैं, C6H12O6। जब आप इसको काउंट करोगे, मेथड वही है काउंट करने का, 12 × 6 + 12 + 16 × 6 180 ग्राम। 1 मोल ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है 98। 1 मोल ऑफ यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2 60 ग्राम। ऐसे ही 1 मोल ऑफ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, आपको ध्यान आ गया होगा, 10th में बता, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो ये होमवर्क है आपका, जरूर खुद काउंट करके लिखोगे और मुझे पिक्चर्स पोस्ट करोगे। 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड, ये बेंजीन रिंग होती है C6H5
COOH, इसके ऊपर एक ग्रुप होता है, ये आगे तुम पढ़ोगे भी 11th में, आगे जब ऑर्गेनिक्स आएगी पढ़ोगे तब। 1 मोल HNO2, इसका भी निकाल लोगे। HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रस एसिड होता है, ये नाइट्रिक एसिड होता है। KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, पर्पल कलर का होता है, लैब में है, दिखा देंगे आपको। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम, वाइट कलर का होता है। 1 मोल कैल्शियम 40, ये 20 तक एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मास तो आपको लर्न है ही, ठीक है। 1 मोल NaOH 40 ग्राम, 1 मोल Na2CO3 वैसे ही निकालोगे, कैसे, एक सोडियम एटम का 23 होता है, सोडियम के 2 एटम्स हैं, यहाँ लिखा है ना 2 एटम्स। अगर किसी बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो मेरे को कॉल करना। कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 × 3, इसको प्लस कर लो। ऐसे ही मैग्नीशियम कार्बोनेट, फॉस्फोरिक एसिड, CO2 सबका निकाल लोगे, CO का निकाल लोगे। कोई भी मैक्सिमम तुम्हें लर्न होने चाहिए, अगर लर्न नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको ये निकालना आता है। ये इससे पहले मोल कॉन्सेप्ट से पहले हमने ये चीज़ डिस्कस की है, इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं जितने NCERT में थे। अब देखो एक क्वेश्चन और है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 22 ग्राम्स ऑफ CO2 गैस मॉलिक्यूल है, कैलकुलेट, पहले क्वेश्चन में मोल्स ऑफ CO2, बहुत ही सिंपल है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे भाई, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो मुझे CO2 का याद है तो मुझे काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। आपको नहीं याद है आप इसको काउंट कर लो, 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 हैं 32 और 12 44 हो गया, ठीक है। 0.5 मोल, 1/2 किसके इक्वल होता है, 0.5 के इक्वल होता है, डिवाइड करोगे तो। सेकेंड पार्ट, अब ये तो था सिंपल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब अपना पुराना कॉन्सेप्ट पे भी आ जाओ कि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाले थे हमने कल डिस्कस किया था कि जब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स क्वांटिटी निकालनी थी तो हम क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। जब नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो एवोगैड्रो नंबर से क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे थे, जो क्वांटिटी निकालनी थी तो एवोगैड्रो नंबर को हम दूसरी साइड ले गए थे, यही था। अब नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे निकल गए ना। जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करते हमें ये नहीं पता चलता कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाते। तो हम इसको 0.5 और एवोगैड्रो नंबर आपको याद होगा ही, क्या होता है 6.022 × 10⁻23। इसको सॉल्व कर लो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, नीचे 10 ले जाओ, उसको ऊपर ले आओ उधर, तो 5 × इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 5 को इससे, और ये हो जाएगा 22। अब अपना अपना तरीका है, आप सॉल्व करना है इसको और मुझे पिक्चर्स पोस्ट करना। नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ कार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये तो सिंपल फॉर्मूले में पुट करना था, आप इजीली कर लेते हो, ये थोड़ा सा समझने की बात है। तो इसको कैसे करेंगे हम, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। अब देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, चलो इसको हम सॉल्व ही कर देते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है ये आता है। हम इसको साइंटिफिक नोटिफिकेशन में करते हैं, हमने बताया था ना कि पॉइंट जो होता है वो एक डिजिट के बाद होना चाहिए, 3.011, क्योंकि हमने पॉइंट जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड मूव कराया है, और जब हम लेफ़्ट हैंड साइड मूव कराते हैं तो हम पावर कहाँ बढ़ाते हैं, हम पावर यहाँ बढ़ाते हैं, नीचे नहीं बढ़ाते। 23, ये हमारा नंबर ऑफ़ एटम्स आ गए, किसके अंदर, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ गए 22 ग्राम CO2 के अंदर। अब देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं 3.011 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, इतने मॉलिक्यूल हैं CO2 के इन 22 ग्राम, ठीक है। अब उन्होंने पूछा इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन कितने होंगे। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, फॉर्मूला देख लो, कितने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन 1, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22 ग्राम ऑफ CO2 विल बी सेम नंबर ऑफ कार्बन्स
विल बी इक्वल टू 3.011, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन एटम है, तो उतने ही कार्बन एटम हो गए जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, अब देखो एक फॉर्मूले के अंदर कितने ऑक्सीजन है, 2, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23, ये आ जाएंगे इसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो थोड़ा सा समझना है आपको कि फॉर्मूले के अंदर कार्बन कितने हैं, तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन एक ही था तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। लेकिन जब एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ज़्यादा हैं तो हम उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सिंपल है। एक और एग्जाम्पल है इसका, 0.5 मोल्स ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन वाटर। वो कहता है कि अगर हम इतने नंबर ऑफ मोल्स को डिजोल्व कर दें वाटर के अंदर यूरिया के, वेट ऑफ डिजोल्व यूरिया बताओ कितना होगा। अब नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है। फॉर्मूला मॉडिफाई कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अब मोलर मास यूरिया का मैंने बताया था कैसे निकालना है, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, NH2CO NH2, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, ये 2 है, मैंने इकट्ठे लिख दिए 2, इन सबको हम प्लस करते हैं तो 60 के इक्वल आता है। दिस विल बी आवर आंसर। एंड नाउ हाँ, ये तो हमारा फॉर्मूला जो डिराइव हुआ था उसी को लिखा हुआ है और क्वांटिटी से उसको रिलेट कर दिया कि हमारा जो पहले वाला फॉर्मूला था उसको हम रिलेट करें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्वांटिटी नंबर ऑफ एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या फिर एटॉमिक मास, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट वाली टर्म मोल को डिफाइन करने के लिए, जो कि है वॉल्यूम। और वॉल्यूम वाला जो ये कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ गैसेस में अप्लाई होता है, इसलिए थोड़ी सी लिमिटेशन मैंने इसकी लिखी हुई हैं। दिस फार्मूला इज़ ओनली एप्लीकेबल टू द गैस फेस। जो वो वाले फार्मूलेज हैं वो लिक्विड और सॉलिड में भी अप्लाई होते हैं, ये वाला फार्मूला सिर्फ गैसियस फेस में अप्लाई होता है। दिस फार्मूला इज डिराइव्ड एक्सपेरिमेंटली एट STP। ये जो फार्मूला है ये किस पे काम करता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस जो होती हैं वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर भी लिखा होता है कई बार। इसका मतलब है बेटा कि टेम्परेचर जो होगा वो 223 केल्विन होगा और प्रेशर जो होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक होगा। अब आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे, याद रखना ये बहुत यूज़ होगा। 1 लीटर, हम दोबारा से एक स्टैंडर्ड लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम स्टार्ट करते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। 1 लीटर जो होता है वो 1000 ml के इक्वल होता है, आपको पता है। तो अगर हमें लीटर निकालने हैं 2000 ml तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली हम मोल को अब किस में डिफाइन कर लें, वॉल्यूम में डिफाइन कर लें। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है, कि अगर आप लाए 5000 ml मिल्क लेके या 500 ml मिल्क लेके आए हो आप, उसको लीटर में बताओ तो आप क्या करोगे, इसको 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 ml पर लीटर 0.5 लीटर आ जाएगा, ऐसे करते हो। तो उसी तरीके से हमने बता दिया, एक स्टैंडर्ड फाइंड आउट कर लिया कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, देखो यहाँ पे भी लिखा है गैस और वेपर्स, कि सिर्फ इन्हीं के लिए अप्लाई होता है ये। 1 मोल ऑफ एनी गैस और वेपर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू 22,400 ml। और हम इसी चीज़ को लीटर में बताएं तो 22.4 लीटर 1000 से डिवाइड करके निकाल लिया हमने, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रेफरेंस, जिससे हम फॉर्मूला बनाने के लिए डिवाइड करेंगे। तो जब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय 22,400 ml पर मोल, इससे हमने डिवाइड कर लिया। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो हमने 22.4 लीटर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूले को मॉडिफाई कर देंगे, दूसरी तरफ लेके उसको,
सिंपल है। इसको भी हम क्वांटिटी से और वेट से इक्वेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर पर मोल। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले हमारे इक्वेट हो गए। इसका मतलब अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं भी गिवन है, हमें क्या चीज़ गिवन है, अगर हमें वेट गिवन है, मोलर मास हम निकाल सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर हमें पता होता है, तो हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं इन दोनों फार्मूलाज को इक्वेट करके। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें इन दोनों फार्मूला को यूज़ करके भी हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें वॉल्यूम निकालना है और हमें वेट गिवन है, मोलर मास भी हमें पता है, 22.4 लीटर 1 मोल की जो वॉल्यूम होता है वो भी हमें पता होता है, तो इस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। इसके हम एग्जांपल्स कल डिस्कस करेंगे जहाँ पर हम इन सब फॉर्मूलों को इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं। आज सिर्फ हम वॉल्यूम वाला बात कर रहे हैं अभी, कि इसी की एग्जांपल्स हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। 11.2 ml मीथेन गैस, देखो मीथेन गैस, जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता है लिख लो, CH4 गैस is given as sample for any chemical reaction. Find out the number of moles of methane gas at STP. STP लिखा होता है हर क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम टाइम्स। तो अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। हमारे पास फॉर्मूला है गिवन वॉल्यूम 11.2 और हमारा स्टैंडर्ड है ml में, डिवाइड कर दिया, निकाल लो आंसर। ठीक है, खुद सॉल्व करना, हर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है बेटा, और साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में लिखना आना चाहिए आपको। Find out the volume of the gases at STP for 0.5 moles of CH4 and CO2। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ एक चीज़ और निकल के आएगी सामने कि 0.5 मोल ऑफ CH4 भी है हमारे पास और 0.5 मोल ऑफ CO2 भी है। दोनों में नंबर ऑफ मोल्स निकालो, वॉल्यूम निकालो दोनों का, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन है। तो इस फॉर्मूले को हमने मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करके हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर, अगर हमें लीटर में निकालना है तो, और अगर हमें ml में निकालना होता तो यहाँ पे हम 22,400 कर लेते। तो वॉल्यूम ऑफ CH4 निकाला 0.5 इंटू 22.4, 11.2 लीटर आ गया। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ CO2 भी इतना ही आ गया। इसका मतलब इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स of all gases have equal volume at the same conditions of temperature and pressure। अगर उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहे तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल वॉल्यूम। कि अगर हमने 0.5 मोल लिया था, या उल्टा भी बोल सकते हैं कि 11.2 लीटर के अंदर हमेशा 0.5 मोल्स ही होंगे, चाहे वो कोई भी गैस है। अगर उनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं तो उनका वॉल्यूम भी इक्वल होगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो आज हमारा मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। इसकी क्वेश्चंस कुछ मैं अभी सॉल्व करने के लिए आपको दूंगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ इनकी क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की, और ख़ुद भी आप ये प्रैक्टिस करते रहोगे। तो जल्दी से जल्दी ये वीडियो देख के और नोट्स बना लो फटाफट से, और क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे पोस्ट करो पिक्चर्स, नोट्स की भी साथ में।